गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डीएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा पार्ट बी के 6th यूनिट में क्या क्या हमने पढ़ा था। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला, डायरेक्शन क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक ना, सेंट्रॉइड, इन सब के बारे में। फिर उस पर न्यूमेरिकल्स हमने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखें डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जिस पे हमने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल्स भी कराया। ठीक, 5-6 न्यूमेरिकल उस पर हम लोग किए, कुछ न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसी से रिलेटेड, यानी वो तो बेसिक हो गया। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। ठीक है ना, क्या है प्लेन। प्लेन भी वही सारी चीज़ें हैं जो 12th में हम लोग पढ़े हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ बढ़ता जाता है हमारा लेवल, और बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करते रहिए बढ़िया से, किसी भी बुक से, जो बुक मिल जाए उससे रिवीजन करते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखते हैं अपना प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? एक तरह का सरफेस होता है हमारा। सरफेस बहुत तरह के देखोगे, कर्व सरफेस। तो प्लेन सरफेस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? आखिर कोई भी सरफेस प्लेन है तो देखने में तो लग रहा है कि चलो प्लेन है हमारा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी प्लेन हम सरफेस ले लेते हैं। ठीक, जैसे यही हमारा, ये क्या है? प्लेन सरफेस है। कुछ भी हम ले लेते हैं, ये प्लेन सरफेस हो गया हमारा। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसका इक्वेशन हम क्या बताएंगे, आखिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो इन सारे चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्लेन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, प्लेन का हम लोग इक्वेशन क्या बताते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो प्लेन सरफेस का मतलब ये हुआ कि जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कर्व सरफेस है, जैसे ये हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो मला रोल कर दिए इसको, ये हमारा हो गया कर्व सरफेस। ठीक है, अब कर्व सरफेस की खासियत ये होती है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ठीक है ना, देख लो, एक इधर पॉइंट लेते हैं, एक इधर पॉइंट लेते हैं, दोनों के बीच में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो उस लाइन के सिर्फ 2 ही पॉइंट उस सरफेस पे लाई करेंगे, बाकी सब स्पेस में चले जाएंगे, माने खाली जगह में, हवा में, यानी उस सरफेस पे वो लाई नहीं करेगा। किसी भी कर्व सरफेस की खासियत होती है कि अगर उसके किसी 2 पॉइंट से अगर एक लाइन हम ड्रॉ कराएं तो लाइन पूरी तरीके से सरफेस पे लाई नहीं करती है। तो प्लेन सरफेस की डिफिनीशन यही है कि अ लाइन ज्वाइनिंग इन 2 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, जैसे कोई प्लेन सरफेस है, उसके किसी भी 2 पॉइंट से अगर एक लाइन हम पास कराते हैं, देन दैट लाइन मस्ट लाई होनली इन दैट प्लेन, यानी इन दैट सरफेस, देन सच टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। जैसे हमने कहा, देखो यहाँ पे, द सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट इज कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस। यानी प्लेन सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट लेके, कहीं भी कोई भी पॉइंट, हम नहीं कह रहे कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट, कहीं भी 2 पॉइंट लेके अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हो तो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन अगर उस सरफेस पे लाई कर गई, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। यही प्लेन सरफेस की डिफिनीशन होती है। अब डिफिनीशन है तो हम इसको कोई इक्वेशन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही हर चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कम ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट उसका इक्वेशन हमारा क्या होगा। तो अब जरा सरफेस के इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखें, सबसे पहला जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो प्लेन का एक जनरल इक्वेशन होता है। कोई क्या जनरल इक्वेशन होता है? कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन XYZ इज सेड टू बी द प्लेन सरफेस। अगर हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन x और y लिखते हैं, देन यू से दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन इन ए XY प्लेन। जैसे हमने लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बता रहा है? इट गिव्स अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन। देख रहे हो, उसी में अगर हम z कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंक्रीज कर दें, ठीक है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर दें? z कोऑर्डिनेट। तो अगर जब z कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा किस चीज का इक्वेशन? प्लेन का इक्वेशन। देख रहे हो ना, तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन जो होगा, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस, इक्वेशन ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है। अच्छा ठीक है, कह तो दिए कि चलो प्लेन है, लेकिन कैसे प्रूफ होगा कि ये प्लेन है? क्या वो डिफिनीशन यहाँ पे एडजस्ट होती है कि नहीं होती? अब जरा इस चीज को समझे। तो हम प्लेन सरफेस पे लेते हैं 2 पॉइंट अपने मन से। ठीक है,
जैसे एक पॉइंट लिया हमने Px1 y1 z1, एक ले लिए Qx2 y2 z2। अब दोनों पॉइंट को हम प्लेन सरफेस पे लाई कराते हैं, दोनों पॉइंट को प्लेन सरफेस, भाई प्लेन सरफेस का ही पॉइंट लिए ना, कहीं हवा में तो लिए नहीं है, तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो देखो ये दो इक्वेशन हमको बन गए, इक्वेशन 2 और 3। ध्यान से देखो भाई, प्लेन सरफेस पे जब पॉइंट लिए हैं तो सरफेस को तो क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करता है, तो दोनों को हम सेटिस्फाई करा दिए। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। अब क्या किया, एक में लेमडा से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दे रहे हैं। तो देख रहे हो, इक्वेशन 3 में लेमडा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में ऐड कर दिया इसको। तो जब ऐड करोगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस लेमडा डी के साथ आएगा, इनके साथ ये आ गया, देख रहे हो ना, x1 प्लस लेमडा x2, y1 प्लस लेमडा y2, z1 प्लस लेमडा z2, और 1 प्लस लेमडा से जब डिवाइड किए तो ये इक्वेशन बना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या बता रहा है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, समझना बात को, कि एक पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट हमें एग्जिस्ट किया जो इस सरफेस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ध्यान से, एक पॉइंट हमें मिला, दैट पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1। तो प्लेन के इक्वेशन को ये पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कैसा पॉइंट है, जरा समझो अब इस बात को, ये कैसा पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि मान लो यहाँ पे हमने जो P पॉइंट लिया था और यहाँ जो हमने Q पॉइंट लिया, P का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1 z1, और Q का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2। तो पहले लेक्चर में बताए थे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर मान लो इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट अपने मन से ले लो जो इसको लेमडा x2 1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1, कॉमा लेमडा z2 प्लस z1 बाई लेमडा प्लस 1, ये जाएगा। तो ये क्या है, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। दैट पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट PQ इन द रेशियो लेमडा इज टू 1। तो PQ को ये लेमडा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। अब r जो पॉइंट है वो फिक्स तो है नहीं, क्योंकि लेमडा भी हमने फिक्स नहीं किया है। अब ये r कहाँ हो सकता है, r यहाँ भी हो सकता है, r यहाँ भी हो सकता है, r यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, उधर भी हो सकता है, इधर एक्सटेंड कर दो, इधर भी हो सकता है, यानी वो r पॉइंट कहीं भी हो सकता है। यानी उस पूरे लाइन PQ का एक आर्बिट्री पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट बन गया। समझ रहे बात को। तो PQ जो हमारी लाइन है, उस लाइन के किसी भी एक पॉइंट का ये आर्बिट्री कोऑर्डिनेट है। दैट डिवाइड्स द लाइन PQ इन द रेशियो लेमडा इज टू 1, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। या तो इंटरनली बाइसेक्ट करेगा या एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा, रहेगा PQ का पॉइंट ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये PQ लाइन का एक पॉइंट हो गया जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस प्लेन पे जब हमने दो पॉइंट लिया, ध्यान से देखो, जब दो पॉइंट हम ले रहे हैं और उस पॉइंट को मिला के एक लाइन PQ बना रहे हैं, तो उस लाइन का हर एक आर्बिट्री पॉइंट इस प्लेन सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी लाइन ने इस पे लाई करके इस इक्वेशन में पूरा का पूरा जो लाइन है जिस सरफेस का इक्वेशन उस सरफेस पे लाई कर गया। मतलब वो सरफेस क्या हुआ, प्लेन सरफेस। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। ठीक है, कि किसी भी प्लेन सरफेस का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जिसको हमने यहाँ प्रूफ भी कर लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो PQ के सारे पॉइंट हमको इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बताएगा, प्लेन सरफेस का इक्वेशन बताएगा हमको। तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन किससे रिप्रेजेंट हुआ, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से। ठीक है ना, जिसको 12th क्लास में भी बताया गया है, हर जगह एक्सप्लेन हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, अभी बहुत सारी चीजें इसमें और समझाने लायक है, तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब देखो इसमें क्या क्या समझने वाली चीज है नोट में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, समझो बात को, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो ax प्लस by प्लस cz प्लस
सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। ठीक है ना। ए बी सी क्या है, समझो बात को। सबसे पहली चीज है कि ए बी सी बताता क्या है। तो जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे ये हम अपनी मोबाइल ले लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब इस प्लेन सरफेस का ये नॉर्मल हो गया, देख रहे हो ना, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल का ये डायरेक्शन रेशियो बताता है एबीसी। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना, ये जो एबीसी है ये क्या बता रहा है कि ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1। ठीक है ना, मान लो इसका इक्वेशन 1 है तो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमको एबीसी बताता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वो हमें क्या बताता है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। इस बात को दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट इसमें देखा जाए, दूसरा पॉइंट हम इसमें नोट करें, सेकेंड पॉइंट देखो क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है जरा देखें। कोऑर्डिनेट प्लेन आखिर होता क्या है, ठीक, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो देखो जैसे हमने ये बनाया प्लेन एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन, ये क्या है हमारा वाई जेड प्लेन, ये क्या है हमारा जेड एक्स प्लेन, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, तो तीनों को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब जरा बताओ इन तीनों प्लेन की खासियत क्या है। ठीक है, क्योंकि जो प्लेन की खासियत होगी वही उसका इक्वेशन भी बताता है। जो भी प्लेन की खासियत होगी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे देखो एक्स वाई प्लेन है, कभी भी एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लोगे तो क्या मिलता है, 0 0 गामा। ध्यान रखना कि एक्स वाई प्लेन में हम बताएं पहले क्लास में जब ऑक्टेंट बता रहे थे कि किसी प्लेन पे यानी एक्स वाई प्लेन पे जब कोई पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो तो ठीक है कुछ भी रहे, लेकिन उसका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जो होगा वह क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से वाई जेड प्लेन का जब इक्वेशन लिखोगे तो इस पे जब कोई पॉइंट लेते हो, ठीक है, इस पे जब कोई पॉइंट लेते हो तो अल्फा 0 0 लेते हैं। इसी से इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, देखो यहां भी 0 लिख दी है, यहां हो गया z इज इक्वल टू गामा। ठीक, अब देखो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, तो अब देखो यहां पे एक चीज रुको, एक चीज गलत हो रहा है, बता रहा है। देखो तो जैसे हमने एक्स वाई कहा तो एक्स वाई जैसे प्लेन हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। ठीक ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा अल्फा बीटा 0। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट 0। अब देखो ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो 0 बीटा गामा। ये हमारा जेड एक्स प्लेन है तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, वाई 0 ना, तो अल्फा 0 गामा। ठीक है, तो जब इक्वेशन लिखने की बारी आएगी तो यहाँ लिखोगे जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखना ध्यान से, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन हुआ जेड बराबर 0,
वाईजेड प्लेन का इक्वेशन हुआ x बराबर 0 एंड जेड प्लेन का इक्वेशन हुआ y बराबर 0। तो हर एक प्लेन की अपनी एक खासियत होती है, वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही उस प्लेन के इक्वेशन को डिटरमाइन करता है। तो x बराबर 0 का मतलब, z बराबर 0 का मतलब xy प्लेन, x बराबर 0 का मतलब yz प्लेन एंड y इक्वल टू 0 का मतलब zx प्लेन। ठीक है, तो 3 प्लेन हमको मिल गया, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, जैसे ये हमने प्लेन ले लिया, देखना ध्यान से, ये हम बताए थे फर्स्ट क्लास में भी, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो जब हम xy प्लेन लेंगे तो भी सी बात है z कोऑर्डिनेट 0, जब हम yz प्लेन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0, जब xz प्लेन लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0, तो xz में हमारा y 0। तो ये उसका इक्वेशन बता देगा हमको प्लेन का। अब जरा देखा जाए तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है हमको। तीसरा कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, जरा इसको देखें अब हम लोग। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें इसमें समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे देखो, मान लो ये XY प्लेन है, ध्यान से देखना, XY प्लेन। अब इसका पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल क्या होगा, या तो ऊपर जाओगे नहीं तो नीचे जाओगे। तो मान लो हम ऊपर चले गए, मान लो हम 5 यूनिट ऊपर चले गए, 5 यूनिट हम ऊपर चले गए, तो उस प्लेन की खासियत होगी कि जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जेड की वैल्यू पूरे प्लेन में 5 रहेगी। अगर 1 यूनिट पे हो तो जेड की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, अगर -1 पे हो तो जेड की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। ये फिक्स होता है हमारा। तो जब हम XY के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हमको यहाँ पे, z इक्वल टू गामा। ठीक है ना। जैसे अब XY प्लेन का इक्वेशन लिखना था तो z बराबर 0, लेकिन जब XY के पैरेलल का लिखना है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी बता सकते हैं, पैरेलल टू XY प्लेन। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, z इक्वल टू गामा। ठीक, उसी तरह पैरेलल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन। अब YZ प्लेन हमारा देखो ये रहा, ये दिस इज द YZ प्लेन। अब YZ प्लेन के पैरेलल इक्वेशन भाई यहाँ आएगा, पीछे जाएगा, इधर आएगा। तो ये सब क्या है, पैरेलल प्लेन है हमको। किसके पैरेलल, YZ के। ध्यान से समझना बात को, YZ के पैरेलल प्लेन है। तो YZ के पैरेलल प्लेन होने का मतलब क्या हुआ हमारा, ध्यान से सुनो, YZ के पैरेलल प्लेन का मतलब x कोऑर्डिनेट इसका हर प्लेन में फिक्स रहेगा। मान लो 5 यूनिट पे हो तो x बराबर 5, 10 पे हो तो x बराबर 10, 12 पे हो तो x बराबर 12। ठीक है ना। तो x क्या है, फिक्स है, बाकी तो बदलता रहेगा YZ। ठीक है। तो YZ के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन x बराबर अल्फा लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, x बराबर अल्फा। ध्यान से देखना। फिर उसी तरह पैरेलल टू ZX प्लेन। ठीक है। अब ZX में सिंपल y इक्वल टू बीटा लिख दे। तो इस तरीके से हम किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन का हम इक्वेशन बता सकते हैं। सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसी को तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो। जैसे देखो, अगर इसी को मेरा कहने का मन है कि इसी तीनों को हम ये भी कह सकते हैं, हम लोग कि इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझे बात को। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन भी यही होगा। आप कहोगे कैसे, तो जैसे देखो, मान लो ये YZ प्लेन था, तो YZ प्लेन के जब पैरेलल जाओगे तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर रहोगे ना हमेशा। ध्यान से देखो, x एक्सिस का परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो जो YZ के पैरेलल होगा वो x के परपेंडिकुलर होगा। तो YZ कहाँ है, दिस। तो ये क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कहा जाएगा। अब ZX, कौन सा ZX है, ये देखो, ये ZX प्लेन है। तो ZX का पैरेलल प्लेन मतलब y एक्सिस का परपेंडिकुलर, तो इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये क्या हो गया हमारा, अब मान लो XY का पैरेलल, तो XY का पैरेलल क्या हुआ, Z के परपेंडिकुलर, क्योंकि Z उसका परपेंडिकुलर है, देख रहे हो ना। तो Z के परपेंडिकुलर, तो इसको तुम कह सकते हो परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस।
ठीक है ना। तो एक्स वाई का पैरेलल प्लेन जो होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड का पैरेलल प्लेन जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और जेड एक्स का पैरेलल प्लेन जो होगा वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब जरा अब हम लोग आगे आते हैं। अब हमसे कोई कहता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना, समझना ध्यान से एक एक चीज। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ध्यान से सुनना एक एक बात, इस पे हम लोग बाद में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है। अभी जब समझ लोगे तब जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो उस समय सारी चीजें रिकॉल हम कराते रहेंगे अपने तरफ से, लेकिन तुम्हें भी अपने से इस बात को ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम लोग बस थ्योरेटिकल टॉपिक पे चल रहे हैं, पहले उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझा जाए एक एक पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। मान लो कोई कहता है कि उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बहुत आसान काम है। मान लो लेट जनरल इक्वेशन हम क्या मान लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसको हमने क्या मान लिया, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कह रहा है कि इफ इट पासेस थ्रू किससे, x1 y1 z1, तो क्या मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि एक में से दो को घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। समझे बात को? ये किस लाइन का प्लेन का इक्वेशन है, विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। अब यहां पर पूछा कि अच्छा ठीक है एबीसी क्या होगा, तो एबीसी कैसे निकलेगा, जो कंडीशन दिया जाएगा उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कहेगा ना ये प्लेन मान लो किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, रख दो एबीसी निकल, कह देगा ये प्लेन किसी लाइन के परपेंडिकुलर, बहुत सारे कंडीशन बनते हैं जो कंडीशन डिसाइड करेगा कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो एबीसी निकालने के लिए हमको एक न एक कोई कंडीशन उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है जो x1 y1 z1 पॉइंट से जा रहा है तो हम इसी को लिखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर यही हमसे कोई कह दे, इसी में कोई कह दे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब कोई कह दे कि ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, तो सिंपल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बताता है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ध्यान से समझना इस बात को, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू, क्योंकि जब भी कोई प्लेन या कोई इक्वेशन ओरिजिन से पास करता है तो उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दिखाई नहीं देगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि उस प्लेन में, उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो कांस्टेंट टर्म कभी भी यहां हमें दिखाई नहीं आएगा, दिखे तो डी देखो गायब हो गया ना। तो डी जब गायब कर दोगे तो उस तरह का कोई भी इक्वेशन जो होगा वह कहां से पास करेगा, हमको ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा। ये क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्सिस, किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अब जैसे अब यहीं देखो, मान लो ये प्लेन है हमारा, सॉरी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, हमको तीनों एक्सिस हो गए। अब हमसे कह रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये भी पैरेलल है, 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 देख रहे हो ना। तो कोई भी प्लेन जो इस वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा वह एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा।
समझे बात को? तो कोई भी इक्वेशन जो yz के पैरेलल होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, yz के पैरेलल होगा वह x एक्सिस से क्या होगा, सॉरी yz के परपेंडिकुलर होगा, वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन, जैसे x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन को हमको लिखना है, तो अब क्या लिखा जाएगा? तो पहले इमेजिन करो, हमने बताया था कि कोई भी इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो ये क्या बताता है हमको? सुन लो क्या बताता है हमको, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये बात मिलता है कि ABC इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दैट प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दैट प्लेन। अब मान लो ये हमारा है एक्स एक्सिस, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा प्लेन हो गया। ध्यान से देखना, ये हमारा प्लेन हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है, तो ध्यान से समझो, हमने इस प्लेन का इक्वेशन क्या मान लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो हम मान लेते, चलो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, हम लेके चलते हैं पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस देखा जाए। तो मान लिया हमने कि यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक ना, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक, यही हमने हमारा मान लिया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक। अब देखो यह प्लेन है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जरा इमेजिन करो, ध्यान से देखना कि इस प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उस एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। तो बताओ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, थर्ड क्लास में हम बताए हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, AB0, सॉरी ABC, ठीक है ना, ABC। अब बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर है ना आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 बराबर 0, मतलब क्या मिला, a इज इक्वल टू 0, मतलब कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब a बराबर 0 कर दो यहां, तो क्या बचा, by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। जब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कोई कहेगा तो क्या करोगे, b को 0 कर दोगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, ax प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। और जब कहेगा परपेंडिकुलर टू z एक्सिस तो किसको 0 कर दोगे, c को, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। समझे बात को, समझने वाली चीज है, ध्यान से। तो दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, this is the plane parallel to y axis and this is the plane parallel to z axis। तो ध्यान से इन सारी चीजों को समझना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है एक एक चीज। तो क्या क्या बताएं आप लोगों को, पहला कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में ABC क्या बताता है, वो बताता है प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। दूसरा पॉइंट कि कोऑर्डिनेट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जैसे एक्स वाई प्लेन z बराबर 0, वाई जेड प्लेन x बराबर 0, जेड एक्स प्लेन zx में y बराबर 0। उसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, तो एक्स वाई के पैरेलल प्लेन हो गया z बराबर गामा, फिर हमारा आ गया वाई जेड का पैरेलल हो गया x बराबर अल्फा, फिर हो गया zx का पैरेलल हो गया y बराबर बीटा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर आ गया हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, तो ये हो गया x1 y1 z1 से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, जहां ABC हम लोग किसी गिवन कंडीशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। और लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का अगर कोई प्लेन पैरेलल है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा, कोई प्लेन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें y कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा, y वेरिएबल। अगर कोई प्लेन z एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें z वाला टर्म गायब हो जाएगा ड्यू टू ABC, ठीक है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हुआ, देखो यहाँ पे पैरेलल लिखना है तो परपेंडिकुलर लिख दिए, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ रहेगा पैरेलल, ये भी रहेगा पैरेलल, ये भी रहेगा पैरेलल, ठीक है ना। तो पैरेलल टू एक्स वाई जेड हमारा यही 3 इक्वेशन मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ अदर फॉर्म ऑफ प्लेन पे। तो अब हमारा अगला फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है? तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहता है कि जैसे हम एक कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है ना। अब इस पे हमने एक प्लेन बनाया। क्या बनाया? प्लेन, जो तीनों एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। इस तरीके से कट कर रहा है कि यहाँ का इंटरसेप्ट हो रहा है ए, यहाँ का इंटरसेप्ट हो रहा है बी, और यहाँ का इंटरसेप्ट हो रहा है सी। तो ऑब्वियस सी बात है, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए 0 0, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, सॉरी देखो गलत, 0 बी 0, और सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 सी। अब हमको चाहिए इस एबीसी प्लेन का इक्वेशन। नम नॉर्मल कंसेप्ट है कि हम चलो मान लिए कि ठीक है एबीसी प्लेन का इक्वेशन यही है, ले लिए कि चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बताओ ये जो प्लेन है इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। देख लो कौन कौन, 3 पॉइंट से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो तीनों पॉइंट बताओ इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। तो बारी बारी से तीनों पॉइंट रखते हैं हम इसको। तो पहले ax प्लस बी वाई में रखें तो यहाँ ax प्लस डी बचेगा, ये गायब, ये गायब, तो ये बना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये x निकाला है, देख रहे हो ना, यही गलत है। यहाँ पे हमारा निकलेगा, जैसे यहाँ पे हम a 0 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो a 0 0 जब रखोगे, छोड़ो यहाँ से, यहाँ देखो कि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे a पॉइंट से। तो जब a से सेटिस्फाई कराओगे तो a इंटू ए प्लस बी इंटू 0, सी इंटू 0 प्लस, ठीक है, रहने दो डी तो कहीं है नहीं, तो डी बराबर 0। तो देखो यहां से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई हमको? कैपिटल ए की वैल्यू आ गई हमको माइनस डी बाई ए, ठीक है ना। तो माइनस डी बाई ए, क्योंकि ए तो नोन है, कैपिटल ए हमको चाहिए। उसी तरह जब हम बी पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा देखो, बी पॉइंट से जब सेटिस्फाई कराओगे तो ए इंटू 0 प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू 0 प्लस डी बराबर 0। तो यहां से क्या मिलेगा? कैपिटल बी की वैल्यू माइनस डी बाई बी मिला। सिमिलरली हमको कैपिटल सी की वैल्यू माइनस डी बाई सी मिलेगा। अब हम करेंगे क्या कि इन तीनों को ध्यान से देखो, इन तीनों को किसको किसको, ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? ए बी सी की जगह। तो क्या मिला हमें? माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी वाई माइनस डी बाई सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब यहां से क्या करोगे? डी कॉमन करके हटा दो। तो जब डी कॉमन करके हटाओगे तो इक्वेशन ये बनेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को, तो यहां भी वही काम है, बस किया क्या कि एक्स एक्सिस से पहले काटा है और एक्स निकाल के फिर उसको ए पुट करके तब कैपिटल ए की वैल्यू निकाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर तरीका चेंज करके इक्वेशन वही बनेगा, इक्वेशन नहीं हमारा चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग क्लास 11th में भी पढ़े होगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन इंटरसेप्ट A and B, then equation of line is written as x by y by b बराबर 1। तो इसी को जब z बढ़ा देते हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है। देख रहे हो, लाइन का जनरलाइज फॉर्म ये प्लेन हमारा, क्योंकि लाइन से ही प्लेन बनता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि जैसे हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है, कोई प्लेन है, इस पे कोई प्लेन है हमारा, ठीक, कोई प्लेन है,
ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे n, जिसकी लेंथ है p। ध्यान से देखना, हमने एक परपेंडिकुलर डाला ON जिसकी लेंथ है p, यानी गिवन में क्या रहेगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज ए स्मॉल p हुज डायरेक्शन कोसाइन आर LMN। मतलब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN। समझ लो बात को। तो उस लाइन, तो इतनी चीजें दी गई हैं। अब पूछा है बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बताओ जब लाइन का एलिमेंट पता है, ध्यान से देखना, लाइन का एलिमेंट पता है हमको, तो ये बताओ लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी लाइन बोल रहे हैं, एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, LP MP एंड NP। पता है ना कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, उस लाइन की लेंथ पता है, तो आराम से हम उसकी लेंथ LR MR NR बता सकते हैं। तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे LP MP NP बता लेंगे। ठीक, तो वही सारी चीजें हैं, देख रहे हो ना, ये हमको गिवन है। ON इज इक्वल टू स्मॉल p एंड LMN विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ON। तो बताओ n पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, LP MP NP। तो जब LP NP NP है, अब जरा हम इस मेथड से थोड़ा अलग हट के बता रहे हैं। ठीक, कि बताओ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ON कितना हो जाएगा, तो LP माइनस 0, भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 0, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आया LP MP, वाई डायरेक्शन एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन दिया था हमको, तो चलो नहीं भी जरूरत है उसकी, कुछ बहुत जरूरत नहीं है हमको। ठीक ना, ON का तो डायरेक्शन कोसाइन हमको दे ही दिया। तो हम जरा AP पे अब आते हैं। चलो देखो, अब इस पे एक पॉइंट हम लेते हैं P। ध्यान से देखो भाई, किसी भी चीज का इक्वेशन लिखने के लिए ध्यान से सुनना, किसी भी चीज, प्लेन का, लाइन का, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, किसी का भी इक्वेशन लिखने के लिए उस पे एक आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ता है। तो चलो हम उस पे P एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिए। कहाँ ले लिए, ध्यान दो, ऑन द प्लेन ABC, ऑन द प्लेन ABC। तो बताओ, अब समझना बात को, N इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, जैसे ये कह रहा है कि ये हमारा 3 एक्सिस है और ये प्लेन है, ठीक है ना, और यहाँ हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऐसे, ठीक ना, और यहाँ से कोई प्लेन पास कर रहा है। ध्यान से देखो, तो बताओ अब प्लेन पे ही पॉइंट हमने P भी लिया है, तो बताओ N भी प्लेन पे और P भी प्लेन पे, ठीक है ना, तो N भी प्लेन पे और P भी प्लेन पे। इसका मतलब जो NP लाइन है वो प्लेन पे ही लाई करेगी ना, ये जो NP लाइन है या ये प्लेन पे ही लाई करेगी ना हमको। ठीक, और क्या होगी, NP इज परपेंडिकुलर टू ON, क्योंकि ON हमारा क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और NP जो है उस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ON जो होगा वो NP के क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ बना 90 डिग्री का एंगल। तो अब हमको बताओ, इस NP का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। NP का क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। P का कोऑर्डिनेट पता है, N का भी पता है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ NP तो कितना हो गया, तो देखते हैं ध्यान से, x माइनस LP, y माइनस MP और z माइनस NP। ये हो गया NP का डायरेक्शन रेशियो। ठीक, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ON कितना दिया है, LMN। अब देखो, तो NP जो है वह परपेंडिकुलर है ON के, तो बताओ सीधी बात है कि हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा सकते हैं ना। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहता है, L इंटू एक्स माइनस LP प्लस M इंटू वाई माइनस MP N इंटू Z माइनस NP बराबर 0। ये हो गया कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। तो इन 2 लाइन के परपेंडिकुलर होने का ये कंडीशन है। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखे, LX माइनस L स्क्वायर P, MY माइनस M स्क्वायर P, NZ NZ माइनस N स्क्वायर P। तो दादा ये कितना दिया हमें, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब एलिमेंट क्या था, एलिमेंट हमारा था डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं डायरेक्शन कोसाइन में।
ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर एलिमेंट है तो उन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आता है हमको। तो बताओ ये 1 हो गया, तो इक्वेशन क्या बना, यही ना बना हमें Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। देखो बुक इसमें क्या किया गया है नोट्स में कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ NP निकाला है, हमने क्या निकाला है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ NP। तो देखो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को रेशियो कह सकते हो लेकिन रेशियो को कोसाइन नहीं कह सकते। यानी अगर यहाँ पे कोसाइन दिया है तो रेशियो की तरह यूज हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो में कंडीशन होता है परपेंडिकुलरिटी का, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो हम इसको रेशियो मान के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन रेशियो को कोसाइन मान के हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। तो बुक में इसमें क्या किया है कि हम यहाँ पे कोसाइन निकाल लिए हैं, देख रहे हो ना, ये कोसाइन निकल गया, लेंथ से डिवाइड कर दो तो कोसाइन निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई किया है और उस NP को भेज दिया है इधर राइट हैंड साइड में, एलसीएम लेके आ गया वही सारा चीज। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमको दिया रहेगा, कहां से, ओरिजिन से, ठीक ना। तो ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं हम जरा वेक्टर फॉर्म, 2 मिनट और लगेगा इसमें, बस काम खत्म इसका। तब नॉर्मल फॉर्म का हम कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म था कि भाई ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम है और परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कोसाइन पता है, देख रहे हो ना। तो ये दो चीजें गिवन है, ठीक, ये भी गिवन है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आया, तो प्लेन का आ गया Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। देख रहे हो ना, सारी गिवन चीजें यूज की गई हैं, कोई भी ऐसा चीज हमने यूज नहीं किया जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो वही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में। अब इसी का देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, या सॉरी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सारी चीजों को वेक्टर में बदल दो, ठीक है। जैसे देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पे हमने देखो बताया कि ये गिवन है, गिवन, ठीक है ना, ये गिवन है। तो देखो हमने कहा कि चलो ON इज द गिवन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये क्या हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया प्लेन पे कि चलो ON हमारा परपेंडिकुलर है। अब बताओ यहां पे डायरेक्शन कोसाइन दिया था कार्टेशियन में, तो यहां पे यूनिट वेक्टर देगा ना, तो ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देख लो, कंसीडर प्लेन एट ए डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन which is normal to the unit vector n cap in direction of perpendicular drawn from O to the plane as shown in the figure, ठीक है ना। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ कितनी है, P है, ठीक ना, ये पूरी लेंथ हमारी P है, ध्यान से देखना। और n कैप उसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। भाई डायरेक्शन कोसाइन अगर दे रहा है कार्टेशियन फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या देगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन कहां से मिलता है, यूनिट वेक्टर से मिलता है। और डायरेक्शन रेशियो कहां से मिलता है, वेक्टर से मिलता है। तो वेक्टर में IJK का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा, लेकिन उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर में से IJK का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो गया, यूनिट वेक्टर मालूम हो गया, दो चीज हमें पता हो गई, ठीक। अब हमारा काम क्या है, प्लेन का इक्वेशन निकालना। तो बताया ना कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए उस पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेना होगा, ठीक ना। उस प्लेन के ऊपर क्या लेना होगा, एक आर्बिट्री पॉइंट, समझो बात को। यही ना प्लेन है हमारा नॉर्मल सिंपल, ये A B C, ये ON हो गया परपेंडिकुलर, n कैप यूनिट वेक्टर, लेंथ हमारा P, ये हो गया कोई वेक्टर P, ठीक, जिसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गिवन है, ठीक। अब NP को देखो, तो NP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा यहां, देखो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अब बताओ NP जो है, NP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ON के, समझना बात को, ठीक है। तो ON वेक्टर की परपेंडिकुलर है, तो भाई NP चाहिए ना हमको, तो NP कैसे निकलेगा, तो NP निकालने के लिए हम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N, ठीक है। अब बताओ ON कैसे निकलेगा, तो ON निकालने के लिए हम करते क्या है कि मॉड ऑफ ON इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इंटू ON का यूनिट वेक्टर। तो ON का मॉड कितना है, यही है P, देख रहे हो ना, तो P हो गया। और ये यूनिट वेक्टर कितना है, n कैप, यानी ON की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा P इंटू n कैप।
तो देखो यहाँ पे OP हो गया R, ये हो गया NP n कैप P हो गया। तो दिस इज द NP वेक्टर, देख रहे हो ना, तो ये हमारा NP हो गया, देखो है ना NP R माइनस PN, ये हो गया ON हमारा P इंटू n कैप। ठीक, तो अब बताओ, ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों परपेंडिकुलर है, तो NP डॉट ON क्या देगा हमको 0, NP डॉट ON क्या देगा 0। ठीक ना, ध्यान से देखना। अब NP की वैल्यू रख दी है R माइनस PN एंड डॉट, ठीक, डॉट PN कैप। ठीक, तो अब देखो PN कैप है, अब यहां पे इस P को हटा दिया यहां से भाई, ठीक है, P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, 0 तो कभी होगा नहीं, जब 0 नहीं होगा तो यहां से हटाया जा सकता है, हटा दो उसको, तो R माइनस PN कैप डॉट N कैप आ गया, तो R डॉट N कैप, अब N डॉट N कैप के साथ P आ गया। बताइए सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1, तो N कैप डॉट N कैप हो गया 1, तो R डॉट N बराबर P। ये हो गया हमारा वेक्टर फार्मूला इसी का, ठीक है ना। इसको हम चाहे तो कार्टेशियन में बदल सकते हैं, करना कुछ नहीं है, R को ले लेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और n कैप को हम लोग ले लेंगे li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। देख रहे हो ना, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दो, तुरंत वही फार्मूला बदल जाएगा कार्टेशियन फार्मूला में R डॉट n कैप में, तो हो जाएगा कितना Lx प्लस my प्लस nz बराबर p। तो देख रहे हो ना, तो वेक्टर से कार्टेशियन बदलना बहुत टेढ़ा काम नहीं होता है, सिंपल है बस। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म होते हैं प्लेन के, तो जरा उनको अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभी प्लेन के और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं कि कैसे कैसे प्लेन हमारा निकल सकता है। तो अभी तो हमने कि सिर्फ 3 फॉर्म देखा, जो मेन बेसिक हमारे यही होते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके अलावा भी अभी हम 2-3 फॉर्म और जानेंगे उनके बारे में, और उसके बाद इस प्लेन पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अब इस पे मिलते हैं आगे के, और तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक, और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे या कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीएससी मैथ सेकेंड सेमेस्टर का, तो 1250 रुपये में आपको एक कोर्स मिलेगा, जो कि 1 टाइम फीस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आप पूरा करेंगे, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव डाउट सेशन, क्लास नोट्स, PDF, प्रीवियस पेपर उसका सोल्यूशन, मॉडल पेपर और स्पेशल गाइडेंस थ्रू टिल एग्ज़ाम, यानी कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।